हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर के बारे में कुछ हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला, बिना समय गवाए, पहला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, एबोराइट मीटोराइट्स। तो ये देखेंगे ये मीटोराइट्स क्यों चर्चा में है, तो ये इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अभी देखिए, ये हाल ही में गुजरात के देवदर, ठीक है, गुजरात के देवदर गांव में गिरा है। तो ये ध्यान रखना, गुजरात के देवदर गांव में गिरा है। तो ये आपको ध्यान रखना, कहाँ गिरा है, बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो मीटेओराइट्स गिरा है गुजरात में। तो अभी ये जो है, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च वगैरह हो चुकी है। तो इसमें जो है, जो भी ये है क्या, वैसे मीटोराइट्स वगैरह होते क्या है, मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड्स और उसके बाद जो भी होते हैं, ये हम आपको बताएंगे अभी क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग इसमें खनिज के बारे में, पहली बात तो ये रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, रॉकी पार्टिकल्स। ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर देखें तो इसमें ऐसे खनिज पाए जाते हैं या ऐसे इसमें धातु पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर ही नहीं पाए जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसे इसमें जो है खनिज पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर ही नहीं पाए जाते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित ही नहीं वो खनिज है। ठीक है, तो पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है, तो ये आपको पता चला। फिर उसके बाद और इसके बारे में अगर कुछ जाने तो इसका एक और नाम दिया गया है, देवदर मीटोराइट्स। क्यों? क्योंकि उसी के गांव के नाम पर, जहां जिस गांव में, गुजरात के जिस ग्राम में यह गिरा है, तो उसी गांव के नाम पर ही इस एस्टेरॉइड का नाम रख दिया गया है। तो वैसे तो एबोराइट है इसका नाम, लेकिन इसका दूसरा भी नाम आप ध्यान रखेंगे तो देवदर ध्यान रखेंगे। तो हम लिखे दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा, लिख लीजिएगा। तो देवदर मीटोराइट, ये इसका नाम, मतलब उसी के नाम पर है। तो ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी इस एबोराइट मीटोराइट्स के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं। एस्टेरॉइड, ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मीटोराइट्स क्या होते हैं। मीटोराइट्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स। फिर उसके बाद मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं। और उसके बाद मीटोराइट्स, मीटियोराइट्स। अभी देखिए, ये हमने क्या बोला आपके कि यहां पर हमने जो चर्चा की है मीटियोराइट्स के बारे में चर्चा की है। ये जो गिरा है गुजरात में, क्या है, मीटियोराइट्स है, TES, ठीक है। तो ये मीटियोराइट्स है, तो जो गिरा है। अभी देखिए, ये एस्टेरॉइड, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और मीटोराइट्स, एक होता है DES होता है और एक TES होता है। तो बस इतना याद रखना, इसमें और इसमें क्या अंतर है, और बाकी सॉरी, इसमें और इसमें अंतर क्या है, और इसमें क्या अंतर है। तो ये सब थोड़ा समझते हैं कि एस्टेरॉइड जो होते हैं, या हमारी एक बेल्ट है एस्टेरॉइड की, जो कि हमारी ब्रह्मांड नहीं कहेंगे, हम अपने सोलर सिस्टम में कहेंगे, यानी हमारा सौर परिवार जो है हम लोगों का। तो सौर परिवार में 8 ग्रह और उसके उपग्रह आते हैं, और उसमें कुछ ड्वार्फ उपग्रह भी आते हैं, मतलब ड्वार्फ प्लेनेट जैसे जो छोटे उपग्रह हैं वो भी आते हैं उसके अंतर्गत। तो पूरा वो सौरमंडल एक कहलाता है हम लोगों का। सौरमंडल के बाहर एक जो है, सौरमंडल के बाहर तो कुइपर बेल्ट पाई जाती है। अभी हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल हमने बताया था अभी पिछली लेक्चर में आपको, जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल एवं
बृहस्पति के बीच में जो पाया जाता है वह एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो वही एस्टेरॉइड बेल्ट कही जाती है। वहीं से एक पिंड, ये अवस्था होती हैं, ये कुछ अलग नहीं है, ये तीनों एक अवस्थाएं हैं। अगर चारों की बात करें तो चारों एक ही चीज़ें हैं, मतलब अलग नहीं कुछ है। तो आप एस्टेरॉइड का मतलब है कि एस्टेरॉइड जो है जब आपकी उस, जैसे सपोज दैट हम आपको समझाएं तो ये सूर्य है और यह जैसे मान लीजिए मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट, ऐसे करके पूरी, ये छोटे छोटे पिंड हैं, मतलब टुकड़े हैं, मतलब रॉकी पार्टिकल्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। मतलब जो है चट्टानी पिंड हैं, छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े हैं। तो इसमें सब मतलब मिक्सअप हुआ एक, मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये पूरा घिरा हुआ है ऐसे करके, ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम। तो ये हुआ मंगल और बृहस्पति के बीच। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, चूंकि चर्चा में है तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एस्टेरॉइड की बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, शुक्र शनि के बीच में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब ये अवस्थाएं समझिए। तो एस्टेरॉइड क्या होता है, ये एस्टेरॉइड हो गए। अब इनसे कोई एक पिंड इनके चक्रण से बाहर आ गया, सपोज दैट। तो जो बाहर पिंड आ गया उसको मीटियोराइट्स कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मीटियोराइट्स, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी ये जो है हमारे जब वायुमंडल में जब ये पत्थर या रॉकी पार्टिकल ये हमारे जो है प्रवेश करता है, तो जब ये प्रवेश करता है मीटियोर्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मीटियोर्स कहते हैं। अभी इसके बाद जो चौथी अवस्था है वो क्या है, मीटियोराइट्स है। मीटियोराइट्स, जो अभी ये मीटियोराइट्स हमने लिखा है, जब यह पृथ्वी के भूमि पर या पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है तो इसको मीटियोराइट्स कह देते हैं। मतलब यह कोई अलग अलग शब्द नहीं है, यह एक ही शब्द है अगर देखा जाए, बस उसकी अवस्थाओं को डिनोट कर रहे हैं ये सब जो है शब्द। तो आप इस तरीके से आपको एस्टेरॉइड, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स के बारे में आपको जानकारी मिली। चलिए ठीक है, इसको जो है इतना बहुत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको इरेज करते हैं। इसको नोट करने वाले नोट कर लीजिए, ठीक है, कैप्चर कर लीजिए स्क्रीन को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कॉलेरा डिजीज के बारे में। अच्छा, कोलेरा डिजीज अब जो है अब चलेगी। कोलेरा जो है भारत में भी चलेगी, लेकिन भारत में उतनी ज़्यादा नहीं चलेगी कॉलेरा। जैसे हम लोग नहीं कहते कॉलेरा, तो वही कॉलेरा जो है अब देखिए इसमें ये चर्चा में इसलिए है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये तो आपको पता भी होगा कि मतलब जो है कॉलेरा क्या होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो कुछ उसका रीज़न है। उसका कारण है कि यह भी WHO के द्वारा कुछ इस पर वक्तव्य कहे गए हैं या कुछ शब्द इस पर जो है दिए गए हैं। तो देखिए WHO ने क्या कहा है। WHO ने कहा कि अफ्रीका में कॉलेरा की समस्या सबसे ज्यादा होगी। कॉलेरा डिजीज जो है इसकी समस्या अब सबसे ज्यादा होने वाली है, चूंकि गर्मी आ रही है तो अब वहां पर कॉलेरा ज्यादा फैलेगा। तो अब देखिए कॉलेरा जब फैलेगा तो अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कॉलेरा के बारे में। तो कॉलेरा देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैलेगा। तो ये अब जो है गर्मी में फैलेगा। ये देखिए एक बैक्टीरिया का नाम इसमें देखिए, जो कॉलेरा होता है इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये कॉलेरा होता है। तो बैक्टीरिया का नाम लिखिए। बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है, तो बैक्टीरिया का नाम हम लिख रहे हैं, आपको देखिएगा। तो बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा, तो ये इस बैक्टीरिया का नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बैक्टीरियम विब्रो कॉलेरा मतलब जो है ये किससे संबंधित है या ये किसका वायरस, मतलब सॉरी वायरस बता रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो है इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण के बारे में थोड़ा जान लें। तो वॉमिटिंग है, फिर उसके बाद जो है डायरिया वगैरह हो जाता है। फिर उसके बाद जो है अगर इसमें जो है हम लोग जाने कि ये क्यों होता है, तो इसमें गंदा पानी है या मोस्टली तो गंदा पानी से ही होता है। बाकी अनहाइजीनिक फूड जो है, जैसे मान लीजिए आपका दूषित भोजन से जो है ये सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर कम पानी पीने से भी होता है। ये सब चीज़ें
होता है, ठीक है। तो जो इसके लिए WHO के द्वारा कुछ वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, जो इसमें जो है इस बैक्टीरिया को मतलब मार देता है, मतलब या इससे मार नहीं देगा, इससे रेसिस्टेंट प्राप्त करा देगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में ये उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर देगा आपका जो है ये वैक्सीन जो WHO के द्वारा सुझाई गई हैं। तो अभी देखिए, एक तो OVC यानी ओरल कॉलरा वैक्सीन, ओरल कॉलेरा वैक्सीन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर दूसरी अगर चर्चा करें, ये तो हो गई पहली वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोरल संकोल, एक ये हो गई। कोई जरूरी नहीं नाम याद रखें, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। एविकोल प्लस, तो ये कुछ जो है इसके लिए WHO के द्वारा सुझाई गई वैक्सीन है, जिनको मान्यता दी गई है WHO के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ जो है इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया कॉलेरा डिजीज़ के बारे में, हमने इतना चर्चा किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आप लोग जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई यूटियम। अच्छा, ये स्काई यूटियम क्या है, तो इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं स्काई यूटियम के बारे में। यह एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, ये क्या करेगा, एयर ट्रैफिक, ठीक है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा। अच्छा, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा तो यह एक प्रकार का ड्रोन है। पहली बात तो ये समझिएगा कि यह क्या है, एक स्काई यूटियम एक प्रकार का ड्रोन है जो अनमैन्ड है, सॉरी मतलब जो, हाँ मतलब अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है, अनमैन्ड ट्रैफिक, यूटीएम का मतलब क्या है, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड जो है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये मतलब ऐसा जो है, मतलब आपका एक ड्रोन है जो मतलब क्या करेगा कि यह जो भी मतलब जैसे एयर में, मतलब जैसे कहने का मतलब हवाई जहाज हुआ या जो भी प्लेन हुआ, एरोप्लेन हुआ है, ये सब जो है इनको नियंत्रित करेगा, इनको एक दिशा मतलब प्रोवाइड कराएगा, या इनको रियल टाइम में मतलब जो है इंफॉर्मेशन देगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, ये भी इसका जो है काम है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत सटीक इसका जो है जानकारी रहेगा, तो इसलिए जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो अब उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा कि ये कैसा है, इसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। बस ज़्यादा नहीं आपको जानना है, बस इतना जानना है कि यह क्या है, ठीक है। तो यह एक ड्रोन है जो कि एयर मतलब जो है, जो भी आपका जो है, जैसे ये सामान्य ट्रैफिक नहीं जो हम लोगों की होती है बाइक और इससे जो है, ये एरोप्लेन से संबंधित जो है, जो भी ट्रैफिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, और यह जो है रियल टाइम बेसिस पर जो है काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको पता हुई। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, स्काई यूटीएम। अब ब्लैक बक के बारे में देखते हैं। ब्लैक बक जो है अभी चर्चा में है, तो ब्लैक बक क्या है, यह ब्लैक बक जो है अगर देखा जाए तो यह हिरण की एक प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है यह, तो ये ध्यान रखेंगे, हिरण की एक प्रजाति है ब्लैक बक। तो ब्लैक बक के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं कि यह उड़ीसा के गंजम जिले में
चर्चा में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट, गंजम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, में इसकी संख्या जो है वो 3 गुना बढ़ी है, 3 गुना इंक्रीज हुई है या बढ़ी है, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में अभी हाल ही में बना हुआ है। तो ठीक है, और यह वैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत नेपाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका प्रोटेक्शन अगर स्टेटस कुछ देखें तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनुसूची यानी शेड्यूल अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद इसका आईयूसीएन स्टेटस देखते हैं, आईयूसीएन स्टेटस देखते हैं। तो आईयूसीएन स्टेटस में ये लीस्ट कंसर्न है, अच्छी खासी संख्या, मतलब ठीक ठाक संख्या है, लीस्ट कंसर्न है। फिर उसके बाद साइट्स में अगर बात करें तो साइट्स में अपेंडिक्स 3 में रखा गया है, साइट्स में अपेंडिक्स 3 में रखा गया है। तो इतना बस आप जानकारी रख लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये बालूखंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, तो जो इसको भी लिख लीजिए, ये भी उड़ीसा में पड़ती है। तो जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन अभी चर्चा में है तो फिर आप जो है आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग जो है कैप्चर करना हो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि माइक्रो एलईडी डिस्प्ले। तो ये देखिए चर्चा में क्यों है माइक्रो एलईडी डिस्प्ले। अभी तक जो डिस्प्ले चलती हैं वो चलती हैं ओएलईडी डिस्प्ले पर, यानी देखिए माइक्रो एलईडी नहीं होती हैं, वो होती हैं ओएलईडी, ओएलईडी डिस्प्ले पर आधारित होती हैं। अच्छा, अभी तक जो भी मोबाइल की जो डिस्प्ले होती थी वो जो है, जो एप्पल ने, अभी देखिए ध्यान रखिएगा, चर्चा में इसलिए है क्योंकि एप्पल अब अपना जो है जो भी फोन बनाएगा वो ओएलईडी पर नहीं बनाएगा, तो उसकी जो डिस्प्ले होगी वो अब जो है माइक्रो एलईडी डिस्प्ले जो है यूज करेगा अब एप्पल। तो एप्पल ने, जो एप्पल आपकी मोबाइल कंपनी है, तो अब यह क्या करेगी, अपनी जो डिस्प्ले बनाएगी वो माइक्रो एलईडी डिस्प्ले। अब आगे आप समझ गए होंगे कि आगे जो जमाना, मतलब आगे जो भी मतलब मोबाइल बनेंगे तो यह धीरे धीरे क्या करेंगे, इसी पर स्विच करेंगे। यह ज़्यादा अट्रैक्टिव और जो है अच्छी मतलब जो है डिस्प्ले मानी जाती है। तो चलिए ठीक है, इसमें मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा मतलब दिखेगा आपको, जो है अभी ओएलईडी है तब आपको इतना अच्छा लग रहा है, अभी आपको जो है ये भी आने दीजिए, अभी इसमें भी आपको जो है फिर अभी स्वयं आप खुद चला के देखेंगे तब पता चलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो हो गया, एप्पल के द्वारा पहली बार यूज किया गया, बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, तो अब ये देखें, ये चर्चा में वर्तमान में बना हुआ है, तो इस पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, तो अभी देखिए इसके बारे में, एवियन जो इन्फ्लुएंजा है तो यह एक वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो ध्यान रखिएगा इन्फ्लुएंजा एवियन, ठीक है,
इन्फ्लुएंजा यह एक ऐसे समझ लीजिए, इसका अगर दूसरा नाम हम कहें तो यह बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। और अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं कि यह ट्रांसमिशन इसका हम लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ट्रांसमिशन और एक इसका वायरस कौन सा है। तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए नामक वायरस है इसमें। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें वायरस जो है वो कौन सा है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का नाम है, जो इसमें वायरस ये है। अभी यह जो है इसका ये और मतलब ये दूसरा इसका नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत आता है। अभी इसका जो संक्रमण है यानी इसका ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन कैसे क्या होता है तो वो हम लोग समझेंगे। ट्रांसमिशन यानी यह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। यह इंसान से इंसान में नहीं फैलता है और इंसान से जानवर जानवर से इंसान में, तो जानवर से इंसान में फैलता है, जानवर से इंसान में फैलता है, ये ध्यान रखना है। ये ट्रांसमिशन होता है जानवर से इंसान में, लेकिन इंसान से इंसान में यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ये नहीं फैलता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद इस एक चीज ध्यान रखना कि ये बर्ड फ्लू है, ये अभी की नहीं है। ध्यान रखिएगा 1997 में 1997 में पहली बार H5 ये स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, H5N1 ये वायरस है, स्ट्रेन है इसका जो है ये। तो 1997 में कहाँ पाया गया था, यह जो है हांगकांग में बर्ड फ्लू पाया गया था। ठीक है, बर्ड फ्लू का यह वाला जो H5N1 स्ट्रेन है यह हांगकांग में, ठीक है, हांगकांग में पाया गया था सबसे पहला इसका मरीज 1997 में। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये ध्यान रखना है एवियन H5N1, और उसके बाद और भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे सपोज दैट कि एक तो H5N1 हो गया, H5N2 हो गया, H5N2 हो गया, ये सब स्ट्रेन हैं बर्ड फ्लू के, तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद एक और अगर स्ट्रेन बताएं तो N9N2, तो ये भी एक स्ट्रेन है इसका N9N2। तो ध्यान रखना, इसमें लक्षण क्या क्या इसके हैं, लक्षण आप देख लीजिए, लक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें फीवर है, निमोनिया है, खांसी है, पेट में दर्द है, ऐसी बहुत सी समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। इसके लक्षण 21 से 22 दिन में पता चलते हैं। अगर यह किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसके लक्षण 21 से 22 दिन में आ जाने हैं इसके लक्षण। तो ये इस तरीके से आपका जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब आप लोग जो है इसका जो है फोटो कैप्चर कर लीजिए, जिसको कैप्चर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम इसको हटा रहे हैं। ये तो हो गया एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। अब हम लोग चलते हैं हाँ, तो अब हम लोग जो है ये कैसल के बारे में देखते हैं। गाजियान्टेप जो है, ये कैसल जो है ये कहाँ है, ये पहली बात तो टर्की में है। और यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि यह जो है पहले बहुत खूबसूरत था, यह किला है, मतलब कैसल का मतलब होता है किला। तो ध्यान रखिएगा, हम एक बार लिख देते हैं गाजियान्टेप कैसल, कैसल का मतलब होता है किला। तो यह जो किला था यह टर्की में था। ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूंकि वहाँ पर बहुत भयानक अभी जो है भूकंप आया है, मतलब भूकंप अर्थक्वेक आया है, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आया है, तो जिससे वहाँ पर अभी भारत के द्वारा एक
पहल चलाई गई थी ऑपरेशन दोस्त, जिसके द्वारा टर्की को हेल्प पहुंचाई गई। अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको। तो ये जो है वहाँ पर किला था जो ध्वस्त हो गया है या यूनेस्को हेरिटेज के अंतर्गत था इसमें जो है, तो इसलिए चर्चा में बहुत ज़्यादा है। अब अभी देखिएगा, अभी पहले जो है इसकी पिक्चर देखिएगा और अभी वर्तमान में देखिएगा जाकर, तो एकदम जो है धराशाही हो गया है वो सब किला। तो इसलिए जो है आप लोग देख सकते हैं, नेट पे सर्च किया करिए ये सब चीज़ें जो है, जब सर्च करेंगे तो आपको दिमाग में ज़्यादा रहेगा, देर तक रहेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये गाजियान्टेप जो है कैसल, ये कहाँ है? टर्की में है। सबसे पहली बात तो ये जानिएगा, टर्की में है। और उसके बाद जो है यह किसके द्वारा बनाया गया है, ये थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर कि ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो गाजियान्टेप कैसल जो है ये रोमन टाइम का पहली बात तो है। तो सबसे पहली बात समझेंगे कि रोमन टाइम पीरियड जो चल रहा होगा उस समय का ये मैन्युफैक्चर्ड है। ये बहुत पुराना है, रोमन समय, जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था तो उस समय का ये जो है मतलब जो है शायद मतलब मिलता है, जब रोमन समय का। ये लगभग मान के चलिए वही लगभग 2000 साल पुराना था, 2000 साल पुराना किला था, तो बहुत महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद देखेंगे अगर यूनेस्को की, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था। चूंकि ये मोनूमेंट्स बहुत पॉपुलर था तो इसलिए इसको जो है उसमें जो है। फिर उसके बाद अगर ध्यान रखें कि इसका जो है बनवाया किसने था, तो हिटाइट साम्राज्य था वहां पर। हिटाइट साम्राज्य के द्वारा इसको बनवाया गया था, हिटाइट साम्राज्य के द्वारा। अच्छा, ये हिटाइट साम्राज्य के द्वारा बनवाया तो गया था, फिर इसकी कुछ मरम्मत भी कराई गई है, जो आपको लिख लेना है कि मरम्मत जो है इसकी, वो ध्यान रखना, ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा कराई गई थी। ऑटोमन साम्राज्य जो है, इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य आएगा, तो ऑटोमन साम्राज्य जो है क्या कराएगा, इसकी मरम्मत कराएगा, यानी पुनः जो है इसको, जो भी इसमें कमियां हैं या इसको पूरा सुदृढ़ीकरण कराएगा। तो इस तरीके से ये सब जो है आपको जानकारी थोड़ी बहुत याद रखना है, बाकी इंफॉर्मेशन रूप से सुनिए इसको जो है। चलिए, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए ठीक है, अब जो है इतना हो गया आपका। अभी हम देखते हैं फेमा और ओसियाई अभी वर्तमान में चर्चा में है, तो अभी क्वेश्चन आपका पॉलिटी में बन सकता है इससे रिलेटेड। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमा क्या है और इसके बारे में समझ लेते हैं, फेमा के बारे में। चलिए देखते हैं फेमा के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा क्या है, तो एक बार फिर से समझेंगे। फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फेमा। तो अब यह स्थापित कब हुआ था, 1999 में। तो ये ध्यान रखना है, पहले इसकी जगह पर एक और था जिसका नाम था फेरा। देन 1999 में इसका नाम जो है फेमा कर दिया गया है। सॉरी, ये पहले फेरा था, फेरा के नाम से जाना जाता था। इसमें कुछ संशोधन करके कुछ चीज़ों को बढ़ा घटा के और इसको जो है फेमा कर दिया गया है। तो अब देखिए फेरा क्या था, तो फेरा को भी थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ पर, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बस इतना याद रखना है। तो इसमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यह पहले इसका नाम था। तो बस इतना याद रखना कि ये फेरा का ही अपडेटेड वर्जन है, फेरा का ही अपडेटेड वर्जन है क्या, फेमा। तो अभी ये क्या करता है, इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फॉरेन के द्वारा, जैसे मतलब जो भी NRI हैं या OCI धारक है, या इसके अंतर्गत जैसे जो भी मतलब रुपए विदेश में पैदा कर रहे हैं या जो भी मतलब व्यापार कर रहे हैं, सपोज दैट एक तो बाहर रह रहे हों या व्यापार कर रहे हों भारत के ही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अंबानी है, अडानी है, जो भी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि मान लो इनकी कोई कंपनी विदेश में है, तो अब ही इनको जो है जैसे मान लीजिए मुद्रा से संबंधित कोई भी समस्या आती है या कुछ भी समस्या आती है, तो ये इससे संपर्क करेंगे फेमा से, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है ये जो है इसमें फेमा से संपर्क करेंगे और इनका सोल्यूशन मिलेगा जो भी होगा। तो अब ये आए और उसी पर काम करता है। तो अभी ध्यान रखेंगे,
तो ये चर्चा में है। अब उसके बाद जो है इसके अंतर्गत अभी आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने ऐसे समझ लीजिए, सॉरी आरबीआई ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा है कि ओसीआई वाले जो है क्या रहेंगे इसमें, क्या नाम जो है तुम्हारा ये फेमा के अंतर्गत या नहीं रहेंगे। तो वो सब जो है पूरी अभी चर्चा हुई है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप सीधे सी बात समझिए कि इसके अंतर्गत ये हो गया। अब ये तो हो गया वनडे एग्जाम वाला। थोड़ा और अगर एडवांस लेवल में जाएं तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है इसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं जिन पर यह जो है एक्ट लागू होता है या एक्ट कार्य करता है फेमा। तो उनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को। तो अभी देखेंगे हम लोग, इसमें हम कुछ चीज़ें लिखते हैं कि जैसे सबसे पहली बात तो इसमें भारतीय नागरिकों पर यह लागू होता है फेमा। तो भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, तो नागरिक होने चाहिए। फिर उसके बाद एनआरआई हो, वो भी काम चलेगा, एनआरआई, ठीक है, एनआरआई हो गया। या एक और हो सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी विदेश में, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर गया और वो यहाँ नहीं रह रहा है, लेकिन सपोज दैट उसकी किसी भी बिजनेस में, यानी कोई भी कंपनी है फॉरेन में, वहाँ पर उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 60% होनी चाहिए हिस्सेदारी। अगर वह 60% हिस्सेदारी है तो आप निश्चित मान के चलें कि उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो बस इतना सा याद रखना है आपको कुछ चीज़ें, बस अब इतना हो गया। ये तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब हम लोग इसके साथ में जुड़ा हुआ है ओसीआई। तो ओसीआई के बारे में अभी और मतलब जो है क्लैरिफिकेशन अभी आगे आएगा अभी न्यूज़पेपर में या आपके जो है, तो वो हम तब बताएंगे अभी। तो अभी कहानी क्या है कि ओसीआई के बारे में समझ लीजिए। तो ओसीआई जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी यह देखिए एक्चुअली ये मतलब जो व्यक्ति, कुछ स्पेशल व्यक्ति हैं जिनको जो है ओसीआई कार्ड दिया जाता है। आप बाहर रह सकते हैं मतलब, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं वो आपको नहीं अभी जानने हैं। वो आप अगर जानना है तो हमारा जो है पॉलिटी में हमने आपको पढ़ाया है। आप पॉलिटी वाले सेगमेंट में जाकर देख सकते हैं कि ओसीआई कार्ड क्या होता है। अभी जब ये ओसीआई कार्ड अगर चर्चा में है तो आपको इतना याद रखना है कि नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं ये। तो नागरिकता से संबंधित अगर ये चीज़ें हैं तो आपको नागरिकता से संबंधित संवैधानिक आर्टिकल्स पता होना चाहिए। अब वहाँ से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटीज़ जो है ज़्यादा बनती हैं। कैसे कि अब जो है आपकी नागरिकता है आर्टिकल 6 to 11। तो अब ध्यान रखेंगे कि आपको नागरिकता के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये दूसरी भाग में आता है नागरिकता, तीसरे भाग में मूल कर्तव्य आता है, मूल अधिकार आता है, और चौथे में डीपीएसपी आता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो पॉलिटी का सेक्शन है। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं फिर से, और उसके बाद ओसीआई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं और बाकी जो है आगे बढ़ते हैं। ओसीआई सबसे पहली बात तो ये 2005 में ओसीआई को बनाया गया था, यानी जो भी ओसीआई कार्ड वगैरह जो दिए जाते हैं ये 2005 से इस्टेब्लिश है ऐसा कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना है तो ये ध्यान रखना, जो भारतीय नागरिकता विधेयक है, यानी भारतीय नागरिकता विधेयक 1955 का है। 1955 के एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको किया गया है, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में अमेंडमेंट करके 2005 में इसको जो है संशोधित किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि ओसीआई किस अमेंडमेंट में हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में समझते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है। अब अच्छा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में अगर समझें तो ये देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है ये क्या है, तो ये इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत का व्यापार अफेक्टेड हो रहा है। तो कैसे अफेक्टेड हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि जैसे जो मतलब थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये जो मतलब बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ से मतलब केमिकल, जो सौंदर्य प्रसाधन में यूज़ होने वाले केमिकल हैं। अभी जैसे मान लीजिए आप क्रीम लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं या फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, तो आप अपना गोरा होने के लिए लगाते हैं, जो भी आपका है, मतलब कुल मिलाकर उसका एक बड़ा मार्केट है, उसका एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है, उसका मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी ये केमिकल के माध्यम से ही बनता है,
तो अभी ये जो केमिकल है ये भारत में भी बनता है यह केमिकल, तो भारत में यह केमिकल चूंकि महंगा है तो अभी एक चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये काउंटर वैलिंग ड्यूटी इसलिए लगाई गई है चूंकि यह विदेशों से जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चर्ड है, यानी मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो भी जिनकी कंपनियां हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल जो है यानी वही केमिकल वाला रॉ मटेरियल यह वो बाहर से विदेश से मतलब जो है खरीद रहे हैं। जब विदेश से खरीद रहे हैं तो भारत में जो केमिकल है वो कहाँ बिकेगा, तो इसलिए जो है भारत सरकार ने क्या किया, उस पर जो है काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाई है, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है। अभी ये क्या लगता है कि भारत में महंगा क्यों है और इंडोनेशिया, थाईलैंड और ये सब वियतनाम यहाँ क्यों सस्ता है, तो उसका कारण बताएं हम आपको। तो कारण यह है कि वहाँ पर मतलब जो वहाँ की सरकारें हैं वो क्या करती हैं, अपनी कंपनियों को सब्सिडी देती है ताकि वो केमिकल और सस्ता रहे, उनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी के कारण अभी भारत में इतना जो है नहीं है, तो अभी वो मतलब वो वहाँ पर सस्ता रहता है। अभी इस पर जो है यहाँ पर जब वो वहाँ से खरीद रहे हैं यानी सस्ता जब पड़ रहा है तो वहाँ से खरीदेंगे ना, भारत का मार्केट क्यों खरीदेंगे, भारत के मार्केट से वो क्यों खरीदेंगे, सीधी सी बात है वो केमिकल। तो भारत सरकार ने क्या किया, उस पर जो है एक टैक्स जो लगाया है वही है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ठीक है, उस केमिकल पर अब टैक्स लगेगा, अब अच्छा खासा टैक्स लगेगा, उतना टैक्स लगेगा कि जितना भारत के मार्केट का वैल्यू है, मतलब भारत के मार्केट में जो वो केमिकल जिस प्राइस पर मिल रहा है उतना ही लगभग प्राइस पहुंच जाएगा। तो जब उतना ही पहुंच जाएगा तो भारत से ही खरीदेंगे वो केमिकल। तो इसलिए बस इतना सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये चर्चा में है बस काउंटर वैलिंग ड्यूटी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स अभी हाल ही में चर्चा में रहा है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी चीजें समझ लेते हैं, बाकी आप लोग जो है देखते हैं मंकी पॉक्स क्या है। तो देखते हैं मंकी पॉक्स जो है वो ट्रॉपिकल डिजीज है। सबसे पहली बात तो समझेंगे ये ट्रॉपिकल डिजीज है, यानी यह ट्रॉपिकल क्षेत्रों में फैलती है। फिर उसके बाद जो है यह ध्यान रखिएगा कि यह एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है यानी वायरस है, वायरल डिजीज है। फिर उसके बाद इसके जो लक्षण हैं वो भी आपके ध्यान रखिएगा, 21 से 22 दिन में पता होने लगते हैं। फिर उसके बाद अगर और चीजें अगर जाने तो यह ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो बिल्कुल फैल सकता है, यह ट्रांसमिशन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। अभी ध्यान रखिए कैसे ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, या तो वो उसके संपर्क में रहे या यौन संबंध बनाए उससे, या जो है मान लीजिए जिस बेड पर उपचार हुआ है जिस बेड पर मंकी पॉक्स वाले मरीज का इलाज हुआ है और उस बेड को सैनिटाइज नहीं किया गया है, मतलब उसको हाइजीनिक नहीं किया गया है, तो उस पर जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति उससे अफेक्टेड हो सकता है, यानी उससे वो मतलब ग्रसित हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको पता हुई, ठीक है। ये मतलब मंकी पॉक्स जो है इसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। तो ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपतानी जो है ये ट्राइब है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अपतानी ट्राइब्स, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब हो गई है क्योंकि यह अभी चर्चा में कुछ ज़्यादा ही चर्चा वाला विषय बन गया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या ट्राइब है। तो सबसे पहली बात तो ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है जीरो वैली, ठीक है, वहीं पर जो है यह ट्राइब सस्टेन कर रही है। अभी देखिए मतलब रहती है, कहने का मतलब जो है। अब उसके बाद इसमें कुछ चीजें इसके बारे में समझ लीजिए कि अपतानी जो है ट्राइब्स, अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वो तो यही पूछा जाएगा कि यह ट्राइब कहाँ रहती है, या मतलब जैसे अभी इससे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये कौन कौन सी कृषि करते हैं या कल्टीवेशन सिस्टम इनका क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी खेती करते हैं। तो चावल और मछली,
चावल मछली को ये मुख्य रूप से ग्रो करते हैं, ऐसे ध्यान रखिए। त्योहारों में अगर ध्यान रखें तो थोड़ा, अगर जो है कोई ज़रूरी नहीं आप याद रख पाएँ, लेकिन याद रख लीजिए वो ज़्यादा बेटर है। त्यौहार ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो त्यौहार भी थोड़ा अजीब ही रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो ड्री त्योहार हैं ये, ड्री, म्योको, म्योको, यापुंग, ये सब मतलब जो है, जो म्योको है यह फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है, म्योको जो है, तो ये ध्यान रखना। ये सब जो है फेस्टिवल हैं, मतलब जो है अब इसके बारे में क्या बताएं। अब मॉक्सिंग है, तो ये सब बहुत से ऐसे मतलब जो है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये तो हो गया फेस्टिवल जो है, ठीक है, ये फेस्टिवल हो गए। अब उसके बाद इसमें जो है इनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह 3 प्रकार की चावल की किस्में जो हैं वो करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस रहती हैं, ये जो बहुत अच्छा मतलब चावल माना जाता है इनका। तो इसलिए जो है वो चावल की किस्में आप लिख लीजिए, चावल की 3 किस्में जो या करते हैं, उसमें जो है एक तो लिखिएगा ईमो, फिर उसके बाद दूसरी है प्यापे, तीसरा है माइपिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम की बात करें तो पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, तो ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ईमो, प्यूपे या और मायोपिया, तो ये क्या है, यह एक प्रकार की वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। या चावल की किस्में हैं, तो आपको इतना याद रखना है, ये चावल की किस्में हैं जो इस जनजाति के द्वारा, यानी ट्राइब आपातानी ट्राइब्स के द्वारा की जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 जो है चावल की किस्में हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर जो है भारत सरकार का थोड़ा जो है सानिध्य भी है कि मतलब ये इनको जो है ग्रो कराया जाए, इनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तो ये सब जो है इन चावल की किस्मों के लिए, तो ये इसलिए चर्चा में थी। चलिए, ये तो हो गया आपातानी ट्राइब्स के बारे में। समन बर्ड सेंचुरी के बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समन बर्ड सेंचुरी जो है, अभी जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि समन बर्ड सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, समन बर्ड सेंचुरी। तो अब देखते हैं समन बर्ड सेंचुरी क्यों, क्या है इसमें जो है समन बर्ड सेंचुरी में, तो देखते हैं। तो मार्कर नहीं चलना, चलिए। तो समन बर्ड इसके बारे में समझते हैं। तो समन बर्ड सेंचुरी यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यह बर्ड सेंचुरी पड़ती है। अच्छा, अभी ध्यान रखिएगा, बर्ड्स का 4 डेज का सर्वे हुआ है, अभी 4 दिन का सर्वे हुआ है बर्ड्स का, तो अब इसलिए चर्चा में है। तो इसमें ध्यान रखिए, लगभग मान के चलिए 50,000 बर्ड को शरण देता है, या बर्ड को शरण देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसमें जो है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 50,000 जो है के आसपास जो बर्ड हैं जो इसमें रहते हैं, तो ये शरण देता है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। इसमें कुछ माइग्रेंट भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग। अभी जो G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग है, अभी हालांकि अभी ध्यान रखिएगा कि अभी G20 से संबंधित बहुत से क्वेश्चन अभी जो है अभी बनेंगे, क्योंकि अभी G20 का 1 दिसंबर से भारत इसका अध्यक्ष बना हुआ है। तो अभी देखिए, ध्यान रखिएगा, तो ये सब जो है अध्यक्षता भारत के पास ही रहेगी अभी। तो इसमें देखते हैं हम लोग जो है चीज़ों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह कहाँ होगा, खजुराहो में होगा। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में। मध्य प्रदेश में यह मीटिंग होगी कहाँ, G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग। G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग कहाँ होगी, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में होगी। कहाँ, खजुराहो। खजुराहो के जो है जो मोनूमेंट्स हैं उनको
ध्यान रखिएगा कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं या गुफाएं हैं या सब जो है, तो वो सब ध्यान रखिएगा, वो सब मोनूमेंट्स जो हैं आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तो यह खजुराहो की जो गुफाएं हैं, जो खजुराहो की गुफाएं हैं, तो यह किसके द्वारा बनवाई गई हैं? तो ध्यान रखना, चंदेलों के द्वारा बनवाई गई थी, चंदेलों के द्वारा बनवाई गई थी। तो आप क्वेश्चन थोड़ा हिस्ट्री से भी लिंक कर देते हैं उसको, तो मतलब जो है आप ध्यान रखेंगे चंदेलों के द्वारा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ये ना पूछे कि जो है ये G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग जो है ये कहाँ हुई, ये हो सकता है ना पूछे, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि खजुराहो की गुफाएं कहाँ हैं। तो खजुराहो की गुफाएं आपसे डायरेक्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है, तो मध्य प्रदेश में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरीके से बन सकता है कि खजुराहो की गुफाएं जो हैं वो किसके द्वारा बनवाई गई हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आपके चंदेलों के द्वारा बनवाई गई हैं। तो ये आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन आपका जो है डील हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर जो है विराम देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही उपलब्ध होते हैं और मिलते हैं हम लोग, फिर से मुलाकात होती है हम लोगों की। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारा वीडियो जो भी आपके पास तुरंत पहले ही जैसे हम अपलोड करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।